तो वहीं से शुरू करते हैं। तो आई थिंक हम नंबर सिस्टम्स खत्म कर रहे थे। हाँ जी, यहाँ पे कहीं पे हम थे, मेरा ख्याल है फ्लोटिंग पॉइंट से शुरू करना था। ये थोड़ा सा रहता है बिल्कुल नंबर सिस्टम से, फिर अगली वो शुरू हो जाती है, अगला अगला टॉपिक शुरू हो जाता है। तो हमने हम कर क्या रहे थे, मतलब एक दो दिन हो गए हैं कि हम ये कर रहे हैं कि बाइनरी नंबर्स में कैसे आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो। तो हमने पहले अनसाइंड नंबर्स देखे। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते थे, और ये वो हैं जो बेसिकली आपको बचपन से पढ़ाने शुरू करते हैं कि बाइनरी में वो टू का एलसीएम लेके आप उसको कन्वर्ट करते हो। ठीक है। उसके बाद हमने जो नई चीज़ की वो साइन नंबर्स थे। हमने ये देखा कि नेगेटिव नंबर्स को टूज कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी जो तुम्हारे वो होते हैं क्या कहना चाहिए, डेसिमल वाले नंबर्स, पॉइंट वाले नंबर्स, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो पहले तो बात ये है कि तुम्हारे पास कोई भी डेसिमल नंबर हो, फॉर एग्जांपल 21.12 कोई नंबर हो डेसिमल के अंदर, तो पहले तो फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। ठीक है। अब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते थे, तुम्हें याद होगा कि 21 इज कन्वर्टेड बाय टेकिंग एलसीएम विद 2। यानी 21 जो ये वाला हिस्सा है, जो इंटीजर वाला हिस्सा है, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो वो एलसीएम लेते थे, 2 के साथ डिवाइड करते जाते थे। ठीक है। और अगर .12 को कन्वर्ट करना है, वो याद है किसी को कैसे करते थे? यानी जो पॉइंट वाला हिस्सा था उसको कैसे कन्वर्ट करते थे? अभी अभी एक आधी पिछली क्लास में, एक दो क्लासें छोड़ के पढ़ के आए हो, मल्टीप्लाइंग बाय 2। इसमें इंटीजर और डेसिमल वाला हिस्सा अलग अलग करते थे। खैर, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते थे तो तुम्हारे पास एक बाइनरी नंबर आ जाएगा। मुझे नहीं पता क्या है, बस मैंने फर्जी एक नंबर ले लिया है। अच्छा। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास जो भी डेसिमल नंबर है, तुमने उसको कन्वर्ट किया तो उसकी एक बाइनरी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। और कन्वर्जन में याद रखना हमेशा कि अलग अलग करते हैं। ये इंटीजर वाला हिस्सा अलग कन्वर्ट होता है, ये वाला हिस्सा अलग कन्वर्ट होता है, फिर एक नंबर बनता है। अच्छा, अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि इसको कैसे करते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज टू नॉर्मलाइज द नंबर। लफ्ज यही यूज करना है, नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, ये जो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसको उठा के पहले वन के बाद ले जाते हो, जो जहाँ पे भी पहला वन आ रहा है। जरा बात को समझना कि नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन ये क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन ये होती है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसको उठा के पहला वन, जो भी पहला वन आ रहा है, उसके आगे ले जाते हो। ठीक है। तो नंबर क्या बन जाएगा? अब नंबर बन जाएगा 1.00101101। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर। अच्छा, कितना हिलाया तुमने? तुमने इसको हिलाया है एक, दो, तीन, चार जगह हिलाया है, तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अच्छा, ये 2 की पावर का क्या चक्कर है, मैं समझा देता हूँ। वैसे मतलब बात सीधी सी है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इसको छोड़ो, बाइनरी को छोड़ो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुमने 731.2 है, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 7.312 में, ये डिफरेंट वैल्यूज है ना। ये 731 लिखा हुआ है, ये सिर्फ 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर तो नहीं रही। तो बराबर ये कब रहती है? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 10 की पावर 2 के साथ। यानी 10 की पावर 2 100 होता है, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 731 सेम वैल्यूज हो जाएंगी। तो जितनी डेसिमल प्लेसेस हिलाते हो उतनी पावर आ जाती है। फाइन।
तो इधर 10 की पावर है क्योंकि बेस 10 है, इधर आप बाइनरी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो इसलिए 2 है। खैर इन एनी केस ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये नंबर बन जाता है। अच्छा, अब इस नंबर के तीन हिस्से बेसिकली बनते हैं। इस हिस्से को मेंटीसा कहते हो, ये जो ये वाला हिस्सा है इसको एक्सपोनेंट कहते हो, और बस ये सारे हिस्से अब आप लिखते हो, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है मेंटीसा, ये जो पॉइंट के बाद जितना मैंने अंडरलाइन किया ये पॉइंट के बाद, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो 4 है ये कहलाता है एक्सपोनेंट। तो ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ना, कोई भी दुनिया में बंदा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख रहा है तो वो क्या करेगा कि वो उसको नॉर्मलाइज करेगा, तो उसके बाद जो भी पॉइंट के बाद फॉर्म बनती है वो मेंटीसा बन गई, और जो भी एक्सपोनेंट बनता है वो एक्सपोनेंट बन गया। अब देर आर डिफरेंट systems to store floating point numbers in memory। तुम अभी तो नहीं, फिलहाल अगले सेमेस्टर में जाके पढ़ोगे कि 32 बिट की फॉर्म होती है नंबर रखने की, 64 बिट की फॉर्म होती है, उसमें डिफरेंसेस होते हैं। बट हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल हम वैसे ये है नहीं, क्योंकि जो मतलब जो एक्चुअली जो कंप्यूटर के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कि 32 बिट या 64 में होते हैं। तो इधर तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 बिटें हैं। तो अगर इसको इस नंबर को नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं इस फॉर्म में स्टोर करना चाहूँ, यार इधर बात थोड़ी सी मुश्किल है। ये जो फॉर्म होती है ये फिक्स है कि मेंटीसा के लिए इतनी बिटें हैं, एक्सपोनेंट के लिए इतनी बिटें हैं, साइन के लिए इतनी बिटें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है वो इंतहाई छोटा है, वो सिर्फ 8 बिट का है। एक्चुअली ये मतलब 32 या 64 बिट पे जाती है। अच्छा, अब हम इस नंबर को देखते हैं, हम कहते हैं ये पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है, तो पहली बिट साइन की बिट होती है। तो पॉजिटिव के लिए हमने रखा था 0 पिछली दफा, याद रहे कि नेगेटिव नंबर को 1 से और उसको उससे। अच्छा, एक्सपोनेंट के लिए हमने रखी है 3 बिटें, एक्सपोनेंट की क्या वैल्यू है 4। तो 4 बाइनरी में होता है 100। 4 को जब बाइनरी में लिखते हो तो वो होता है 100। और मेंटीसा के लिए हमने 4 बिटें रखी हैं, मेंटीसा लंबा है लेकिन अब वो लॉस होएगा, 0010। इवेंचुअली अगर तुम मतलब ये साइन बिट हो गई, ये एक्सपोनेंट हो गया, और ये मेंटीसा हो गया, ठीक है। तो अगर तुम कंप्यूटर की मेमोरी खोल के देख सको तो तुम्हें नंबर ये नंबर नजर आएगा, ठीक है। यानी ये सारा ये नंबर एक्चुअली पड़ा होएगा कंप्यूटर की मेमोरी में। और ये नंबर है क्या एक्चुअली, ये नंबर ये है 1.0010 टाइम्स 2 की पावर 4। तो अगले सेमेस्टर में इसको पढ़ोगे बड़ी डिटेल में, लेकिन फिलहाल बेसिक बात यह है कि कोई भी बाइनरी नंबर होए तो उसको आप पहले नॉर्मलाइज करते हो, विच मीन्स पॉइंट उठा के इधर लेके जाते हो, और वो 2 की पावर नहीं भूलना, क्योंकि अगर 2 की पावर नहीं इंक्लूड करोगे तो वो वैल्यू बदल जाएगी ना, वो 731 से 7.3 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो भी फॉर्म दी हुई है आपको, पता नहीं इसने और डिस्कस की नहीं है या नहीं, नहीं बस उसने एक ही एग्जांपल दिखाया हुआ आपको जस्ट सिर्फ समझाने के लिए। तो जो भी फॉर्म आपको दी हुई है उस हिसाब से आप उसकी बिटें भर देते हो, तो ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाता है। ज्यादा पिछली बार हम बात कर रहे थे कि अगर तुम्हें कोई पूछे कि ये क्या लिखा हुआ है, 1001 लिखा हुआ है बाइनरी में, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो तुम उसको डायरेक्टली अब आंसर नहीं कर सकते। तुम उससे पूछोगे कि क्या ये अनसाइंड फॉर्म है या क्या ये टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म है, और फिर तुम उसको आंसर करोगे। जैसे अनसाइंड फॉर्म थी तो ये 9 होएगा, और अगर टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म थी तो -7 होएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब तुम कंप्यूटर मेमोरी खोल के देखते हो तो नंबर तो इस तरह से पड़े होते हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती, इसकी कोई समझ नहीं आएगी ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको बता दिया जाए
कि पहली बिट साइन है तो आपको पता चल जाएगा कि ये 0 जो है वो पॉजिटिव दिखा रहा है। फिर उसके बाद अगर आपको बता दिया जाए कि अगली 3 बिटें एक्सपोनेंट है, तो फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा यार ये 100 जो है ये एक्सपोनेंट है, यानी 4 है। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये मेंटिसा है, यानी आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे 1.0010, ये मेंटिसा आ गया ना 0010, तो इंटू 2 की पावर 4। थोड़ा सा मुश्किल काम है, स्पेशली अगर पहली दफ़ा करो तो काफ़ी मुश्किल काम है। एक एग्जाम्पल है सिर्फ, नज़र मार लेना, मतलब कोई इतना ज़्यादा फंसना ना इसके ऊपर, छोटी सी चीज़ है बिल्कुल। ट्रंकेशन एरर मैं आपको इसके साथ ही करवा देता हूँ। ट्रंकेशन एरर ये होता है कि ये हो गया, बल्कि तो ये नंबर क्या बना, ये नंबर बना 10010.000, ये नंबर कुछ ऐसा बना। ठीक है, अगर मैं 2 की पावर 4 तो मल्टीप्लाई कर दूं, यानी डेसिमल को 4 प्लेसेस इधर ले जाऊं, तो फिर ये बना ना। अब नोटिस करो कि एक्चुअल नंबर कुछ और था जिससे हमने स्टार्ट किया था। नोटिस दैट द एक्चुअल नंबर वाज डिफरेंट। मैं लिख देता हूँ, इट वाज 10010.1101। जो जिस नंबर से हमने तमाशा स्टार्ट किया था वो तो ये था 10010.1101। लेकिन जब हमने कन्वर्ट किया, हमने उसको कन्वर्ट किया फ्लोटिंग पॉइंट में, फिर हमने उसको वापस कन्वर्ट किया तो वो ये नंबर निकला 10010.000। 10010.000। इसमें अब ये जो एरर आया है, मतलब ये मतलब दिस एरर इज कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन एरर वैसे तो यार इस बात को कहते हैं कि जो पॉइंट के बाद डिजिट्स होते हैं वो कभी भी आप एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, उस एरर को कंप्यूटर साइंस में ट्रंकेशन कहते हो। नॉट कंप्यूटर साइंस, मतलब मैथ्स में भी यही है कि जैसे देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1/3 क्या है, 1/3 की क्या वैल्यू है, तो एक्चुअली 1/3 की वैल्यू 0.333333 ये वैल्यू है। ठीक है, लेकिन जब तुम उसको कंप्यूटर में स्टोर करते तो हो सकता है कि तुम 0.33 स्टोर कर लो, हो सकता है तुम 0.333 स्टोर कर लो। समझ लो बात को, जो मर्जी कर लो, कुछ एरर रह जाएगा। अगर तुमने 0.33 स्टोर किया है तो स्टिल तुमने ये हिस्सा इग्नोर कर दिया ना, तो कभी भी 100% एक्यूरेट वो वैल्यू नहीं स्टोर होती। ये वाले एरर्स ट्रंकेशन एरर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो ट्रंकेट करते वक्त, डेसिमल पॉइंट्स को समेटते वक्त तुम्हारे पास अकर होते हैं। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि क्योंकि तुमने मेंटिसा के लिए सिर्फ 4 बिटें रखी हैं और तुम्हारा मेंटिसा जो है वो काफी लंबा हो सकता है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉस होएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा। उस एरर को ट्रंकेशन एरर बोलते हैं। कुछ पूछना चाहो तो प्लीज पूछो, ये खत्म हो जाएगा और टॉपिक अगला स्टार्ट हो जाएगा। सर ये जो एरर आते हैं तो इनका हमें नुकसान क्या होता है, ये जो यार अभी आपने बताया? ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट वो है, बड़ा एक मतलब इम्पोर्टेंट भी है, मजेदार टॉपिक भी है कि ये एरर्स का क्या करना होता है। ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम एक शिप बना रहे हो। तुम्हारे पास जो एप्लीकेशन है वो एक शिप की है, पानी का जहाज बना रहे हो। और दूसरी एप्लीकेशन ये है कि एक डॉक्टर है जो किसी बंदे का ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, दोनों सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कुछ कैलकुलेशन करने के लिए। अब शिप वाला जो है ये कैन बेयर अ लार्ज एरर। इसको अगर कोई, मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है ना, 100 फुट की होती है, तो इसमें अगर कोई 2 मिलीमीटर का मसला आ भी जाए तो ये बर्दाश्त कर सकता है उस एरर को। जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है वो कैनॉट बेयर इवन मिलीमीटर एरर। बात समझ रहे हो, मतलब वो तो जी सर। थोड़ा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसका आंसर कोई नहीं है, इसका आंसर ये है कि एरर्स तो आने ही आने हैं।
मैथ्स में और कंप्यूटर साइंस में। तो उसकी बर्दाश्त होती है, उसकी बेरेंस होती है कि आप कितना उसको बर्दाश्त कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। और फिर उस हिसाब से आप उतनी एक्यूरेसी लाते हो। जैसे अगर इधर हम आते और इस 0.333 को शिप वाले ने रखना होता है, शिप वाला तो 0.33 रख के भी खुश हो जाता, मतलब उसका काम चल जाता। लेकिन डॉक्टर जो है वो शायद 5 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है, शायद 6 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है, ठीक है। यानी वो जितनी एक्यूरेसी ला सकता है अपनी कैलकुलेशन में उतनी लेके आता है। तो डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। ठीक है सर। इसको क्या कहते हैं? इसको एरर टॉलरेंस कहते हैं। इसको कहते हैं एक्चुअली, ये टॉपिक है पूरा, इसको एरर टॉलरेंस कहते हैं कि तुमने कितना एरर बर्दाश्त करना है, ठीक है। ये जो मदरबोर्ड बनाते हैं, ये 1 इंच जगह के ऊपर लाखों ट्रांजिस्टर्स लगा देते हैं, तो इनकी एरर टॉलरेंस इंतहाई कम होती है। मतलब ये तो बहुत ही एक्यूरेटली काम करते हैं ना। लेकिन जो मजदूर घर बनाते हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी ईंटें लगानी होती हैं, उनकी एरर टॉलरेंस ज़्यादा होती है। वो अगर एक आधे इंच की गलती कर भी देंगे तो वो पता ही चलेगा किसी को। इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। और ये बड़ा मजेदार टॉपिक है, कहीं ना कहीं जाके आगे पढ़ोगे ये एक्यूरेटी किस तरह करना होता है। अच्छा भाई, ये अब टॉपिक चेंज होता है बिल्कुल ही, और ये अब काफ़ी मुश्किल लगेगा आपको। तो कहीं मुश्किल है, कहीं आसान है। कोशिश करना कि साथ साथ बात किया करो, साथ साथ पकड़ा करो, ताकि ये जितना समझ आ सके बेहतर है। अभी मुश्किल इसलिए लगेगा कि मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा बिल्कुल करोगे, और अगर मैं इसकी डिटेल में गया तो बड़ी डिटेल में चले जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा बुक से करूँ। टॉपिक है डेटा कंप्रेशन। इंतहाई ज़रूरी 21वीं सदी में कंप्रेशन बाय सो इम्पोर्टेंट। एक तो पहले तो डेटा कंप्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट है तुम्हें? कभी तुम डेटा कंप्रेशन यूज करते हो नॉर्मल लाइफ में? जी सर, वो डाटा को कंप्रेस करने के लिए। कोई कोई बताओ, कोई एग्जांपल दो, क्या चीज इस्तेमाल करते हो? कोई सॉफ्टवेयर, कोई चीज बताओ। सर विनरार का यूज़ करते हैं, 7-zip एग्जैक्टली, का यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। विनरार यूज करते हो, 7-zip यूज करते हो, विनजिप यूज करते हो, यही तीन ज्यादातर यूज होते हैं। सर अगर इनके वायरसेस में चले जाएँ तो रैनसमवेयर है हमारे पास, वो भी डाटा को नहीं नहीं कंप्रेस नहीं, हाँ, लेकिन वो नहीं, वो ये इंक्रिप्ट हालत चेंज करता कर। है। जी वो जी। इंक्रिप्ट करता है। वो और है, उसको ना कंफ्यूज करो। ये बिल्कुल ठीक बोला तुमने जो बोला। वो इंक्रिप्शन है, वो कुछ और है। तो कंप्रेशन जो है वो ये है कि विनरार, 7-zip और विनजिप सब लोग यूज करते हैं। इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। ये डाटा को कंप्रेस करता है। अच्छा, ये करता क्या है? तुमने सब ने यूज किया हुआ। ये क्या करता है? ये बेसिकली ये करता है कि रिड्यूसेस द फाइल साइज बाय यूजिंग सम कंप्रेशन टेक्निक, ठीक है जी। बेसिकली गेम ये है कंप्रेशन की कि वो फाइल का साइज रिड्यूस करता है। फाइल तुम्हारी 10 किलोबाइट की है, उसको कंप्रेस करोगे वो 2 किलोबाइट की आ जाती है, ठीक है। जी सर। अब अब जरा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। एक फाइल है 10 किलोबाइट की, उसको तुमने कंप्रेस किया, वो रह गई 2 किलोबाइट की। और फिर वापस जब उसको इस्तेमाल करना होता है तो उसको दोबारा अनकंप्रेस करते हो, विनजिप से उसको दोबारा अनआर्काइव करते हो, वो दोबारा 10 जी किलोबाइट सर। की हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब ये कैसे हो रहा है? मतलब इसके पीछे कोई टेक्निक होएगी जो हो रहा हो, जिस तरीके से ये हो रहा होगा। सर ये एग्जैक्टली यही इसकी है। जो बाइनरीज होती है उसको कन्वर्ट करके उसको छोटे फॉर्म में ले आती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ये कहाँ कि अगर पढ़ा था बड़ी हमने? पढ़ा था। जी सर। एग्जैक्टली यही है। एग्जैक्टली यही है कि जो फाइल की जो इवेंचुअली बाइनरी लिखी होती है, फॉर एग्जांपल एक लंबी चौड़ी बाइनरी लिखी होती है, उसको किसी तरीके से कन्वर्ट करके छोटी फॉर्म में लाया जाता है, ठीक है। और जी सर। इवेंचुअली ये होता है कि जब दूसरी साइड पे फाइल जाती है, वो उसको दोबारा डीकम्प्रेस करता है, तो ओरिजिनल डेटा वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही है कि बाइनरी के साथ खेल के किया जाता है। अच्छा, तुम इसको कुछ सीखने नहीं लगे इधर? तुम्हें ये एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ है। यहाँ पे सिर्फ इसका जिक्र है, ठीक है। अच्छा, ये आपको किताब से बड़ा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितनी भी डिटेल में चला जाऊँ, मैं आगे पीछे हो जाएगा, चीज़ें बहुत सारी हैं। तो डेटा कंप्रेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कुछ को लॉसलेस कहते हैं, कुछ को लॉसी कहते हैं। लॉसलेस के अंदर डेटा का कोई नुकसान नहीं होता, डेटा ज़ाया नहीं होता।
जैसे मैंने अभी बात की ना कि अगर मैं इस डेटा से कंप्रेस करूं तो मेरे पास ये बन जाता है, और फॉर एग्जांपल ये बन जाता है, छोटा डेटा बन जाता है। लेकिन अगर मैं इसको डीकंप्रेस करूं तो मेरे पास ओरिजिनल एग्जैक्टली उसी हालत में वापस आ जाएगा जिस हालत में था। दिस इज कॉल्ड लॉसलेस, और ये वही है जिसकी आपको आदत है भाई। आप अगर विनरार से एक फाइल को जिप करो और कल उसको अनजिप करो और वो फाइल वैसी ना रहे जैसी पहले थी, तो आपको तो गुस्सा चढ़ेगा कि ये क्या हो गया। लेकिन बहरहाल ऐसी टेक्निक्स हैं, उनको लॉसी कहते हैं। ये ज़्यादातर इमेज कंप्रेशन में चलती हैं। तो लॉसी वो है जिसमें डेटा का लॉस होता है, लॉसलेस वो है जिसमें डेटा का लॉस नहीं होता। अब कंप्रेशन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक है रन लेंथ इनकोडिंग, इसको छोटा छोटा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। In cases where the data is compressed or data being compressed consists of long sequences of the same value. The compression technique is known as run length encoding, which is a lossless method. by वो ये कह रहा है कि जब तुम किसी ऐसे डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो जिसमें लंबे लंबे स्ट्रिंग्स हों, 1 के 0 के, मतलब 1 और 0 ही हो सकता है ना। जब लंबे लंबे स्ट्रिंग्स हो तो इसकी तुम रन लेंथ इनकोडिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसकी रन लेंथ इनकोडिंग ये हो सकती है कि तुम 1 को गिन लो कितनी दफ़ा आ रहा है। फॉर एग्जांपल 22 दफ़ा आ रहा है, तो मैं कहूँ एक 1 22 दफ़ा आ रहा है, 0 जो है वो 28 दफ़ा आ रहा है, ओहो 0 जो है वो 28 दफ़ा आ रहा है, और 1 जो है वो 23 दफ़ा आ रहा है। ठीक, ज़ाहिर बात है मैं ये बाइनरी में लिखूंगा सारा कुछ, तो मैं 22 को भी बाइनरी में लिखूंगा, 28 को भी बाइनरी, मैं सिर्फ समझाने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो रन लेंथ इनकोडिंग ये हो सकती है फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास लंबे लंबे स्ट्रिंग्स आ रहे हैं वंस के और जीरोस के, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ छोटी फॉर्म में, कि मैं कह सकता हूँ कि 1 इतनी दफ़ा है, 0 इतनी दफ़ा है, 1 इतनी दफ़ा है। इंतहाई बेसिक सा एग्जाम्पल है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, जो मोस्टली यूज होती है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग इनकोडिंग होती है, जो एक्चुअली विनरार इस्तेमाल कर रहा होगा। अब इसमें टेक्निक्स बहुत सारी हैं, लेकिन विनरार तकरीबन श्योर के फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग इस्तेमाल कर रहा होगा। इसका एक एग्जांपल हफमैन कोड है। अब इसमें ये होता है वेरी रफली कि तुम गिनती करते हो कि तुम्हारे पास 1 कितनी दफा, फ्रीक्वेंसी समझते क्या होता है? जैसे मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ जी कि सर। डिजिट डिजिट क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मैं कहता हूँ 0 जो है वो मेरे पास आ रहा है 15 दफ़ा, और 1 मेरे पास आ रहा है 21 दफ़ा, और फिर इसको मैं किसी तरीके से इनकोड करता हूँ। इसके पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी साइंस है, ट्री बनता है इसका, वो ट्री बन के कोडिंग होती है। तीसरे सेमेस्टर में पढ़ते हो कि हफमैन कोडिंग एक्चुअली होती किस तरह है। 2-3 क्लासेस लग जाती हैं इसको ख़त्म करते करते। तो लेकिन बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोई भी टेक्निक होए तो वो जो तुम्हारी बिट्स गिवन है उनको काउंट करेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी देखेगी कि ये बिट कितनी दफ़ा आ रही है, ये बिट कितनी दफ़ा आ रही है, और फिर उसको यूज़ करेगी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कोड। दिस इज कॉल्ड हफमैन कोड। ये सबसे फेमस है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हफमैन कोड इज यूज्ड एक्सटेंसिवली बाय राउटर्स। एक तो डेटा इनको, एक तो कंप्रेशन का एग्जांपल तुमने मुझे दिया ना कि भाई विनरेयर, 7zip और ये सॉफ्टवेयर्स हैं। जी सर। एक एक डेटा कंप्रेशन यूज होता है राउटर्स में बेतहाशा। ठीक है, अब राउटर्स, तुम्हें पता है कि 2 राउटर्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर। एक जी तुम्हारे सर। घर में लगा हुआ है, एक मेरे घर में लगा हुआ है। अब ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को डेटा भेज रहे होते हैं, तो ये डेटा ऐसे नहीं भेज सकते। तो ये पहले कंप्रेस, ये वाला राउटर पहले डेटा को कंप्रेस करता है, ठीक है, और फिर कंप्रेस डेटा दूसरी तरफ भेजता है, और दूसरी तरफ उस डेटा को दोबारा डीकंप्रेस किया जाता है, और फिर वो किया सर जाता है। OSI मॉडल, जी OSI मॉडल यूज होता है इसके लिए। हाँ, इसके बोले हाँ, लेकिन उसका कंप्रेशन से ताल्लुक नहीं है, उसका तो वो नेटवर्क से ताल्लुक है ना। जी। कंप्रेशन क्यों यूज करते हैं राउटर्स? सेव बैंडविड्थ। भाई तुम अगर एक YouTube की हाई रेजोल्यूशन वीडियो लगा के बैठ जाओ तो वो जितना डेटा तुम सिर्फ एक वीडियो पे मंगवा रहे हो वो इनफ है तुम्हारे नेटवर्क को चोक करने के लिए।
अगर तुम वो बिल्कुल डेटा उस रॉ फॉर्म में मंगवाओगे तो उसको वो जी। मतलब कंप्रेस करके राउटर्स भेजते हैं और दूसरी तरफ राउटर्स उसको अनकम्प्रेस करते हैं, फिर वो निकाल। अब ये राउटर्स टेक्निक इस्तेमाल करते हैं यूजुअली हफमैन कोड की इन ऑर्डर टू कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस। अगेन बस इससे ज़्यादा इस वक्त नहीं, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है और दैट्स इट। अच्छा, एक कंप्रेशन टेक्निक होती है रिलेटिव इनकोडिंग, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है फिल्मों में, होती थी पहले, अभी भी होती होगी। In some cases, the stream of data to be compressed consists of units, each of which differs only slightly from the previous one. वो कहता है कि अगर एक फिल्म को इमेजिन करो तो फिल्म में फ्रेम्स होते हैं, पहले एक फ्रेम है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, और वो फ्रेम्स इतनी तेजी से चलते हैं कि हमें वो हिलती हुई एक तस्वीर नजर आती है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर, हाँ ये लिखा हुआ है, एन एग्जाम्पल वुड बी कंसेक्यूटिव फ्रेम्स ऑफ अ मोशन पिक्चर। वो कहता है कि अगर तुम एक फ्रेम को इमेजिन करोगे, यानी इस वक्त एक वीडियो का एक तस्वीर में एक फ्रेम इमेजिन करो, तो उसकी एक बाइनरी इनकोडिंग बनेगी। अब जो अगला होएगा वो तकरीबन वैसा ही होएगा, उसमें बड़ा मामूली सा फर्क होएगा। यानी फ्रेम में कोई एक बंदा हिल रहा होएगा, बाकी सारी चीजें सेम होएंगी, तो वो सारी इनकोडिंग सेम होएगी, सिर्फ एक आधी चीज चेंज होएगी। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिलेटिव इनकोडिंग या डिफरेंशियल इनकोडिंग, जिसमें एक फ्रेम से अगले फ्रेम का डिफरेंस थोड़ा सा होता है। एक और है डिक्शनरी इनकोडिंग, ठीक है। अगेन इसको जरा पढ़ लो, ये है। Here the term dictionary refers to a collection of building blocks from which a message being compressed is constructed, and the message itself is encoded as a sequence of references to the dictionary. ये ज़रा समझाना मुश्किल है। तो कंसिडर करो कि तुम्हारे पास एक डिक्शनरी है, इसमें ये लिखा हुआ है कि वन का मतलब है द, टू का मतलब है हाउ, थ्री का मतलब है और फोर का मतलब है डू, फाइव का मतलब है अच्छा। 5 का मतलब है लाहौर फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो। तो अब जब तुमने मैसेज भेजना है हाउ आर यू, ये एक तुम्हारा एक मैसेज है हाउ आर यू, तो उसको तुम इनकोड कर देते हो इस तरह से कि 2 3 4, ये डिक्शनरी इनकोडिंग है। बजाय इसके कि ये राउटर इसको दूसरे को मैसेज भेजे हाउ आर यू पूरा का पूरा लिख के, उसने डिक्शनरी इसके पास भी मौजूद है, डिक्शनरी इसके पास भी मौजूद है, तो ये मैसेज भेजता है 2 3 4। जब वो मैसेज इसके पास पहुंचता है तो वो इसको डीकम्प्रेस कर लेता है लफ्जों के अंदर ना, कि हाउ आर यू, वो लफ्ज तोड़ के उसके अंदर वो उस हिसाब से वो कर लेता है। यार रियली मुझे पता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल है पहली दफ़ा करना, और प्रॉब्लम ये है कि इससे ज़्यादा तुमने नहीं करना। ये बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि लॉसलेस क्या है, लॉसी क्या है, रन लैंड कोडिंग क्या है, मतलब एक एक दो दो लाइनें लिखी हुई हैं हर चीज़ पे, बस इतना ही करना। अगर इसको गूगल करना शुरू करोगे, अगर तुम हफमैन कोड को गूगल करोगे तो 3 4 घंटे का टॉपिक है हफमैन कोड, और पढ़ोगे आगे जाके, ये नहीं कि नहीं पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन की हद तक रखना है। अच्छा, तो डिक्शनरी कोडिंग समझ आई कि वो एक डिक्शनरी ऑफ टर्म्स है और हम उसमें से कोड करके अपना मैसेज बनाते हैं। A variation of the dictionary encoding is called adaptive dictionary encoding. या इसमें फ़र्क कोई ख़ास नहीं है बेसिकली। अडेप्टिव में सिर्फ ये होता है, adaptive dictionary encoding gives the facility to dynamically grow the dictionary, और एक्चुअली यही यूज होता है। इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी इज नॉट फिक्स्ड, आसान लफ्जों में डिक्शनरी इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी एडेड टू। जैसे जैसे डिक्शनरी को नए लफ्ज मिलते हैं वो साथ साथ खुद ब खुद ऐड करती जाती है, बस इस एल्गोरिथम को अडेप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग कहते हो। इसका एग्जांपल है एक LZW
इनकोडिंग, इनका नाम याद कर लेना, ये 3 बंदे थे। और इनकी ये मेरा ख्याल है इसका एल्गोरिथम जो है ना वो इस वक्त विनजिप में चल रहा है। LZW एल्गोरिथम यूज्ड बाय, बताया नहीं किधर यूज हो रहा है, लेकिन ये इनका एल्गोरिथम बहुत फेमस था। मतलब ये अच्छा इमेजेस में यूज हो रहा है, सॉरी मुझे लगा कि उसमें विम जिप में। तो ये LZW बड़ा फेमस एल्गोरिथम था जो अभी तक यूज होता है, लेकिन वो इमेज कंप्रेशन में यूज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, इमेजेस को इमेजेस कंप्रेस करना की थोड़ी सी अपनी टेक्निक है कि कैसे करते हो। इसको थोड़ा सा उसने खोल के दिखाया हुआ है आपको कि अगर ये मेरा एक मैसेज है जो मैं सेंड कर रहा हूँ LZW के जरिए, तो मेरे पास 3 बेसिकली, अगर ये एक मैसेज है, इमेजिन करो कि एक राउटर दूसरे राउटर को सेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसको कंप्रेस करना है किसी तरीके से, तो हम ये कहते हैं कि यार ये जो XYX है ये 4 दफा आ रहा है XYX। तो अगर हम XYX को इनकोड कर दें मैसेज को, हम कहें कि XYX जो है उसको हम कह दें कि वो 1 to 1 है फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ उन 3 कैरेक्टर्स को, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये 3, तो हमारा जो पूरा मैसेज होएगा वो 1 to 1 4 हो सकता है। यानी 1 to 1 तो आता ही है, लेकिन उसके बाद 3 दफा वो और आता है। तो ये देखो किसी तरीके से ना कोई टोटका बनाना है, कोई इस तरह की सिस्टम बनाना है जिससे हम डेटा कंप्रेस कर सकें, बस और कोई बात नहीं है। यहाँ से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा समझ आता है। तो जो जो लफ्ज़ हुए हैं वो ज़रा 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में दोहराओ कि ये तुम्हें समझ आ गए। पहला ये था, कोई भी कंप्रेशन टेक्निक लॉसलेस हो सकती है या लॉसी हो सकती है, यानी डेटा ज़ाया हो रहा है या नहीं हो रहा। ज़्यादातर जो कंप्रेशन होएगा वो फ्रीक्वेंसी बेस्ड कंप्रेशन होएगा। इसका एग्जांपल हफमैन है। फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्या होएगा, वो काउंटिंग करेगा, गिनती करेगा कि हर कैरेक्टर कितनी दफ़ा आ रहा है और उसके हिसाब से काम करेगा। उसके अलावा डिफरेंशियल कंप्रेशन हो सकता है। इसका मतलब था कि एक डेटा सेट अगले डेटा सेट से बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, तकरीबन एक जैसा ही है, तो जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको आप इनकोड कर लेते हो। इसके अलावा रन लेंथ इनकोडिंग हो सकती थी, जो सेम बिट पैटर्न्स अगर बार बार आ रहे हैं तो वो रन लेंथ इनकोडिंग में आ जाता था। इसके अलावा डिक्शनरी इनकोडिंग हो सकती थी। इसमें एडेप्टिव डिक्शनरी का एग्जांपल है जिसमें LZW एल्गोरिथम इसका एक एग्जांपल है। तो डिक्शनरी इनकोडिंग सिंपली ये थी कि एक फिक्स डिक्शनरी मेंटेन होती है, अगर उस डिक्शनरी को आप डायनामिक कर दो तो वो एडेप्टिव का एल्गोरिथम कहलाता है, और उसका एक एग्जांपल LZW का है। बस इतना ही एक एक लाइन के अंदर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। मुझे 1 सेकंड देना था, मुझे देखना तो मैं कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। यार पहुँचना तो मैं यहाँ तक चाहता हूँ लेकिन मैं पहुँच नहीं सकता तो चलो कुछ नहीं होता। अच्छा जी, इमेजेस, ये जो इमेजेस हैं ये कैसे बनते हैं, ये हमने बात पहले की है। हमारी पहले बात हुई है कि हम इमेजेस जब स्टोर करते हैं कंप्यूटर में तो वो कैसे करते हैं, याद है किसी को? पिक्सेल्स की फॉर्म में। थोड़ा सा और आगे जाओगे। इमेज होता है पिक्सल्स की फॉर्म में, पिक्सल एक छोटे से डॉट को कहते हैं। उसके आगे चलो थोड़ा सा, तो ईच पिक्सल इज गिवन वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज स्टोर्ड इन बाइनरी। तो 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 ये है कि इमेज को तोड़ना है हजारों लाखों करोड़ों पिक्सल्स में, डॉट्स में, और हर डॉट को एक खास वैल्यू देनी है।
वो वैल्यू भी आपको समझाया था कि यूजुअली कलर की वैल्यू होती थी, RGB इसको कहते थे ज़्यादातर, रेड ग्रीन ब्लू। हर पिक्सल को हम एक वैल्यू देते थे कि इस पिक्सल का कलर ये है, वो ज़्यादातर RGB में देते थे, रेड ग्रीन ब्लू में, और फिर हर पिक्सल का कलर स्टोर कर लेते थे। वंस दैट इज डन, तो हमारे पास बिटों के अंदर, बाइनरी के अंदर, 0 1 के अंदर वो पूरा इमेज डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो जाता था। ठीक है, तो तुमने सिंपल सिंपल बातें तुमने देखी नहीं है कि जितना हाई रेजोल्यूशन का कैमरा होता है, जितनी मेगापिक्सल उसके ज्यादा होते हैं, उतना बड़ा तुम्हारी फाइल का साइज होता है। देखा मैंने कि अगर एक 100 मेगापिक्सल के कैमरे से तस्वीर लोगे और उसका डिस्क पे साइज देखोगे तो वो शायद 4 मेगाबाइट होएगा, लेकिन अगर जी एक सर। 10 मेगापिक्सल से लोगे तो वो 2 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट होएगा। तो यही चक्कर है ना कि 100 मेगापिक्सल वाला 100 मिलियन डॉट्स की वैल्यू स्टोर कर रहा है और 10 वाला सिर्फ 10 की कर रहा है। ठीक है, तो इमेजेस इस तरीके से हम स्टोर करते थे। अच्छा, हमने बात इमेजेस की नहीं करनी, हमने बात करनी है इमेज कंप्रेशन की। इमेज कंप्रेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक ना, इंतहाई सख्त इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो तो तुम गिनती कर लो, 1 2 3 4 सेकंड लगे हैं वेबसाइट खुलने में। ठीक है, 4 4 सेकंड लगे हैं। अब इन 4 सेकंड में मेरे कंप्यूटर से ये रिक्वेस्ट गई है यूके में, जहाँ पे भी बीबीसी का सर्वर पड़ा हुआ था वहाँ पे, और वहाँ से ये सारा वेब पेज जो मेरे सामने आ गया है, ये डाउनलोड होकर मेरे कंप्यूटर तक आया है। ये 4 सेकंड के अंदर अंदर हुआ है, और यूज़र इस पर भी तंग होता है कि यार ये स्लो है, तो इट हैज़ टू बी फास्ट। ठीक है, अब इस पेज में ये जो इमेजेस आई हैं, ये जो तस्वीरें आई हैं, ठीक है, ये तस्वीरें आई हैं ना सारी, तो अगर ये हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें होती तो हमारा ख्याल है 4 सेकंड में पेज लोड होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़्यादा अगर टाइम ये लग जाता। बहुत टाइम लग जाता, अगर ये 100 मेगापिक्सल की एक तस्वीर होती तो यूजर तो पागल हो जाता, यूजर कहता कि मैं तो बैठा हूँ, तस्वीरें नहीं लोड हो रही। तो इमेज कंप्रेशन इंतहाई सख्त जरूरी है इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स। सबसे ज्यादा जो इसका 21वीं सदी में इस्तेमाल है ना, वो ये है कि वेबसाइट को तेज करने के लिए काम आता है। वो होता क्या है कि जो इमेज वेबसाइट पर पड़ा हुआ है उसको इस तरीके से कंप्रेस किया जाता है कि उसकी क्वालिटी भी खराब ना हो, लेकिन उसका साइज कम हो जाए, ताकि वो जब तारों के ऊपर भेजा जाए तो वो तेज तेज जा सके। एक ये है, दूसरा ये व्हाट्सएप वगैरह की एप्लीकेशन यूज करती हैं। सेम कॉन्सेप्ट सेम है कि अगर मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ, तो अगर वो हाई रेजोल्यूशन में भेजूंगा तो ज़ाहिर बात है देर लगेगी, उसका बैंडविड्थ ज़्यादा इस्तेमाल होएगी। तो व्हाट्सएप डेफिनेटली इमेज कंप्रेशन यूज कर रहा है। हर एप्लीकेशन नहीं करती, टेलीग्राम नहीं करता, वो बिप जो है वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चलने देता है, लेकिन व्हाट्सएप डेफिनेटली कंप्रेस करता है, वो बैंडविड्थ बचाता है। तो ये बेसिकली इमेज कंप्रेशन की वो है कि मतलब ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आजकल के ज़माने में, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी याद करने वाला टॉपिक है, तो हिम्मत करें ज़रा और याद करें। तो इमेजेस के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, पता होएगा सबको, लेकिन ज़रा प्रॉपरली अगर पढ़ोगे तो क्या होएगा। तो एक फॉर्मेट जिफ होता है, ये सबसे पुराना फॉर्मेट है, इसको कहते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, और जिफ बजाते खुद यूज करता था डिक्शनरी इनकोडिंग टेक्निक, जो अभी थोड़ा सा पीछे पढ़ के आए। ठीक है, इसकी बेसिक टेक्निक ये थी कि जिफ इज अ काइंड ऑफ इमेज कंप्रेशन फॉर्मेट। ये तो थोड़ा अजीब लगेगा, तुमने जिफ ऐसे इस्तेमाल नहीं की। जिफ एक डेटा टाइप थी जो यार इस वक्त नहीं है, ये बड़ी पुरानी है, जो वेब पे स्टार्ट हुई थी यूज होना, क्योंकि ये इमेज कंप्रेस बड़ा अच्छा करती थी। ये यूज करती थी, देख रहे हैं कैसे, पिक्सल कैन यूजुअली बी ऑफ मिलियन कलर्स। एक पिक्सल जो है, जब तुम उसका कलर स्टोर करते हो कि उसका कलर क्या है,
तो वो बहुत हजारों लाखों करोड़ों कलर हो सकते हैं जो वो ले सकता है। यही तो उसका वो, यही तो मतलब एक्यूरेसी है उसकी, कितनी ज्यादा कर सकते हो। लेकिन जिफ ये करता है कि रिड्यूसेस द कलर्स टू अ पैलेट ऑफ 10 कलर्स फॉर एग्जांपल। मुझे नहीं पता 10 कर लो, 20 कर लो, कुछ भी कर लो। जिफ ये करता है कि जिफ कहता है कि वो मिलियन मिलियन कलर्स नहीं हो सकते हर पिक्सल के। वो कहता है कि जिफ ये कहता है कि मैक्सिमम 10 कलर हो सकते हैं। अब एक, अगर तुम एक हाई रेजोल्यूशन इमेज देख रहे हो, ठीक है, और उस हाई रेजोल्यूशन इमेज में इसमें मतलब ये एक पिक्सल अगर मैं यहाँ से उठाऊं तो उसके उसकी कलर की एक्यूरेसी है, बहुत ज्यादा कलर है। तो अगर मैं उसको कहूँ कि वो सिर्फ 10 कलर नहीं हो सकता है, तो तुम्हें समझ जाओगे कि मतलब वो होएगा, उसकी कलर की एक्यूरेसी थोड़ी सी लूज होएगी। सो जिफ reduces quality of image for sure, but also reduces size। यहाँ पे एक पिक्सल मिलियन कलर्स ले सकता था, वो सिर्फ 10 कलर ले सकता है। तो डेफिनेटली क्वालिटी तो रिड्यूस हुई है, लेकिन साथ ही हमारा जो असल गेम थी कि हमने उसका वो करना था, उसका साइज रिड्यूस करना था, वो हम एक्चुअली कर गए हैं। ये वो है लॉसलेस है या लॉसी है टेक्निक? सर लॉसी है। ये डेफिनेटली लॉसी है, ये इमेजेस में ही लॉसी लगती है। इसको क्या हुआ है बट तो ये हुई है लॉसी टेक्निक। और ये हमेशा लॉसी नहीं होती, लेकिन इस वक्त जिस तरह से मैंने बात की है, एग्जांपल दिया, ये डेफिनेटली ये लॉसी टेक्निक और तुम्हें पहचानना है कि हाँ भाई ये वाकई लॉसी टेक्निक है। तो जिफ में कॉन्सेप्ट होता है, अब बात तो यही है, लेकिन उसने कहा है कि एक पिक्सल को मैं लिमिट कर देता हूँ कि 256 रंग ले सकती है सिर्फ। इसको पैलेट कहते हैं यार, ये लफ्ज कहीं पे यूज होना चाहिए। तो ये लॉसी टेक्निक है, ये है पैलेट, इसको पैलेट ही बोलते हैं। और पैलेट का लफ्ज वहां से आता है कि कभी कहीं पे टीवी पे फिल्मों में देखा है, वो एक पेंटर पेंट कर रहा होता है, उसके हाथ में एक गत्ता सा होता है जिसके ऊपर रंग लगे होते हैं, उस गत्ते को पैलेट कहते हैं। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा। बताओ। सर अगर हम जो है वो जिफ को जेवीजी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या टेक्निक यूज होती है? मतलब उसके अंदर क्या लॉसी होती है, या जो है वो हमें क्या उसका दोनों नुकसान रहता होता है? दोनों दोनों टेक्निक्स अवेलेबल हैं। जो तुम्हारे कन्वर्टर्स होते हैं ना, वो तुमसे पूछ लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑनलाइन टूल इस्तेमाल करूं, तो यूजली वो पूछ लेते हैं आपसे कि आप क्वालिटी का लॉस बर्दाश्त करोगे या नहीं करोगे। मैं देखता हूँ, पहला सिर्फ खोलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये देखो, ये जो है ना क्वालिटी सेटिंग्स, ये बेसिकली वो कर देती हैं ये। बल्कि ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया, इसको जरा पढ़ो एक मिनट। ये कहता है, ये मुझसे पूछ रहा है, कहता है कि तुमने कैसी क्वालिटी रखनी है। तो अगर मैं कहूँगा बेस्ट कंप्रेशन, तो इसमें लॉस काफ़ी ज़्यादा होएगा। लेकिन अगर मैं बेस्ट क्वालिटी की तरफ जाता हूँ तो लॉस कम है, सॉरी लॉस तो बहुत ही कम है, लेकिन वो नुकसान ये है कि फाइल का साइज बड़ा होता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, दोनों तरीकों से चलेगा। इस वक्त इसका कोई हम एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। इतने सारे एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करते हैं ना इस वक्त इमेजेस में और वीडियोस में, क्योंकि इस पे काम ही बहुत सारा हो रहा है इस वक्त। तो इट डिपेंड्स ऑन कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से वो कर देता है। अच्छा, एक और बात आगे करते हैं। वो कहता है तुमने जिफ बना ली, अब साइज कम हो गया ना फाइल का, तुमने पैलेट्स यूज कर लिए, जिफ बना ली। वो कहता है इसको फर्दर करो, वो कहता है इसको फर्दर कंप्रेस करो LZW टेक्निक लगा के, वो जो डिक्शनरी टेक्निक थी। वो कहता है जब तुम्हारे पास जिफ बन गई, अब तुम इसको फर्दर कंप्रेस कर सकते हो यूजिंग LZW टेक्निक्स। ये ज्यादातर लॉसलेस होती हैं LZW जो है, एडेप्टिव डिक्शनरी वाली। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस हद तक जाना चाहते हो। अगर अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो हो सकता है इसके बाद आप हाफमैन लगा लो, कम से कम करते जाओगे। अच्छा, एक मिनट से पहले जेपैक की बात करें, इसने बात भी की है जेपैक की, तो जेपैक की बात करें। जब जेपैक एक दिस अनदर, मतलब एक बड़ा कॉमन फाइल फॉर्मेट है जो वेब पे यूज होता है जेपैक। उससे बनता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, नाम याद रखना। अच्छा,
अच्छा, जेपैग ज़्यादा पॉपुलर हो गया ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, लेकिन जब इसमें कंप्रेशन टेक्निक, लो सर जी, ये पैराग्राफ ज़रा थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ें। The JPEG standard actually encompasses several methods of image compression, each with its own goals. In these situations that require the utmost in precision, ये बात जो भी मैं और ये कर रहे थे कि अगर हमारी एप्लीकेशन ये है कि हमने फुल एक्यूरेसी रखनी है, लॉस नहीं करना, तो JPEG का एक लॉसलेस मोड है, उसमें JPEG लॉसलेस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब वो कोई डेटा ज़ाया नहीं होएगा। लेकिन अगर तुम्हें कंप्रेशन चाहिए है तो उसका लॉसी मोड भी है, ठीक है ना। However, JPEG's lossless mode does not produce high levels of compression when compared to other. Obviously, सीधी सी बात है. Other JPEG options have proven very successful, meaning that JPEG's lossless mode scheme is rarely used. Instead, the option known as JPEG's baseline standard, JPEG's lossy sequential, is become the standard choice for many applications. अभी पता नहीं किसी को पता लगा हो या नहीं कि मैं और ये जो अभी डिस्कशन कर रहे थे वो 100% इस पैराग्राफ में आंसर होती है। जी सर। तो इसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं है। जेपैग इतना एक वर्सेटाइल स्टैंडर्ड बन गया है कि वो तुम्हें एक लॉसलेस मोड भी देता है और वो तुम्हें एक लॉसी मोड भी देता है। अच्छा, ये चीज़ें ज़्यादातर मुझे और तुम्हें पता नहीं चलती क्योंकि हमारी कंट्रोल में नहीं होता। बस हमारे सामने तो जो वेबसाइट खुल रही है या जो इमेजेस जा रहे हैं आ रहे हैं, बस वैसे हो रहा है। हमसे कोई पूछता तो नहीं है ना कि भाई लॉसलेस में जाना है या लॉसी में जाना है। लेकिन हाँ, व्हेन यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर जो कन्वर्जन्स कर रही हो है, तो वो ज़्यादातर आपसे पूछेगी कि भाई तुम किस मोड में जाना चाहते हो। यार ये लफ्ज़ प्लीज़ याद रखना, इसको बेसलाइन स्टैंडर्ड कहते हैं जो लॉसी है, और जो लॉसलेस है उसको सिंपल जेपैग बोलते हो। और अभी एक और चीज़ है जिसका हम जिक्र नहीं कर रहे, वो पीएनजी है। जी पीएनजी की अपनी साइंस है कि पीएनजी कैसे वो मैनेज कर रही होती है। जी सर। सर वो ज़्यादा एडवांस में आ जाती है ना, और उसके अंदर हम जो है वो इमेज को अपनी मर्जी के मुताबिक वो कर सकते हैं। जैसे पीएनजी अगर सबसे ज़्यादा ना इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है ना वो पीएनजी है, ठीक है। क्योंकि मेरा ख्याल है क्वालिटी और साइज़ के दरमियान में एक ट्रेड ऑफ है ना। इतना तो हमें समझ आ गया कि हम जब क्वालिटी बढ़ाते हैं तो साइज़ ख़राब हो जाता है, साइज़ भी बढ़ जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। तो पीएनजी दरमियाना रास्ता है इस वक्त, जो बेस्ट पॉसिबल कंप्रेशन भी दे देता है, क्वालिटी भी मेंटेन करता है। तो सर ये कौन सी इसके पीछे जो है वो साइंस यूज़ करता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर हम कोई इमेज बनाते हैं और उसका बैकग्राउंड हम नहीं लेना चाहते, तो वो नहीं देता हाँ, पीछे बैकग्राउंड, ठीक है, लेकिन वही वही इमेज जेपीजी के अंदर वो हमें वाइट कर देता है बैकग्राउंड उसका, या हाँ, कोई उसके और अंदर कलर ब्लू में। कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता ये, मतलब ग्राफिक्स के अंदर इन इटसेल्फ एक बेतहाशा लंबा दरिया है जिसमें आप घुसते जो, तो ये बिल्कुल जो बोला है तुमने बिल्कुल एक्यूरेट बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है। मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन कि ये क्या है। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है ना वो इन इटसेल्फ एक बड़ा वसी समंदर बन गया है। मतलब तुम पढ़ते हो ये जाके तकरीबन छठे सेमेस्टर में, लेकिन तुम भी इस तरीके से नहीं पढ़ते कि ये जो हम बातें कर रहे हैं इस तरह से नहीं पढ़ते। तुम प्रोग्रामिंग करते हो ग्राफिक्स के साथ, उसको वो रेंडरिंग करते हो और इस तरह की चीज़ें करते हो। तो लेकिन बड़ा वसी सब्जेक्ट है कि इतना कुछ इसके अंदर आ गया। मैं यही कहता हूँ कंप्यूटर साइंस जो है ना, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी है कि तुम कोई एक उसका जाविया पकड़ लो, कोई एक साइड उसकी पकड़ लो और उसमें पीएचडी कर सकता है बंदा। इतना जी सर। मतलब डीप वो है सारा कुछ। लो भी टिफ पढ़ लेना, बस यहाँ पे मैं रुकूंगा। मैं अगला भी करना चाहता था लेकिन चलो कुछ नहीं होता, ये अगली दफ़ा कर लेंगे। मैं अगला इसलिए करना चाहता था कि यहाँ से जरा चैप्टर बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ से अब हम सीपीयू पढ़ना शुरू करते हैं कि सीपीयू के अंदर पुर्जे क्या होते हैं और किस तरह से चलता है। खैर यार, कोई बंदा बता सकता है एलएमएस कहाँ पे है, किस मॉड्यूल पे है? सर नहीं जरा पता। जरा लॉग इन करके चेक कर लो, एक सेकंड। वो लिखा हुआ आ जाएगा ना वहाँ पे कि मैं इस वक्त कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ।
सर ये मिड टर्म के लिए कितना सिलेबस है इसका हमारे पास? तकरीबन 108 हैं इसके।